अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जुमे की सुबह केएल पे तुलू हुई तो बहुत से दिलों पे जमी बर्फ़ पिघला के ले गई। वान फाते अपने कमरे के सिंगार में इसके आईने के सामने खड़ा टाई बांध रहा था जब अध खुले दरवाजे पे चाप सुनाई दी। उसने गिरा लगाते अक्स में अपने पीछे आती असरा को देखा, फिर नज़रअंदाज करके टाई के बल देता रहा। असरा ने शब ख्वाबी का लिबास पहन रखा था और आंखें रत जगह के बाइस गुलाबी थीं। वो चुपचाप उसके कंधे के पीछे आ खड़ी हुई। फाते ने टाई कसी और कफ लिंक उठाने के लिए झुकते हुए बोला, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो फाइल वाली बात की तरफ इशारा कर रहा था। फाते, मैं तुम्हारी कंपेन में तुम्हारा साथ दूंगी। वो आईने में फाते का चेहरा देख के बोली तो वो वहीं ठहर गया। फिर कफ लिंक भूल के सीधा हुआ और हैरत से उसकी तरफ घूमा। साथ दोगी मतलब? मैं तुम्हारे साथ कंपेन चलाऊंगी, वो संजीदगी से गर्दन कड़ा के कह रही थी। जहां कहोगे चलूंगी, रैली में, दावतों पे, फंड रेजिंग पे, हर जगह सियासी बीवी का रोल प्ले करूंगी। बच्चे और मैं अमेरिका नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अशर भी तुम्हारे साथ होगा। मैं रात उससे मिली और मैंने उसे राज़ी कर लिया है। उसने फंड्स के लिए चेक भी काट दिया है। वो कंपेन को फंड करेगा। फिर चुप हुई। दोनों सिंगार में इसके साथ आमने सामने खड़े थे। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम किसी लेकिन की तरफ जा रही हो, उसे देखते हुए कफ लिंक उठाया। लेकिन वो जोर देके बोली। नजरें फाते की आंखों पे जमी थी। तुम हमारे दरमियान से आरियाना की फांस निकालोगे। फाते के अब्रू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। कफ का बटन बंद करते हुए वो बोला, यानी? मेरी सिर्फ एक शर्त है और अगर तुम उसको मान लो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज़ फाते, मेरी पूरी बात सुन लो। मुझे मंजूर है जो भी है। उसने कफ लिंक रखे और नरमी से उसके कंधों पे हाथ रखते हुए बोला, असरा, मुझे कोई बात इससे ज़्यादा खुशी नहीं दे सकती कि तुम मेरी जिद्दोजहद में मेरे साथ खड़ी हो, मगर पहले मेरी बात तो सुन लो। वो मुल्तजिल अंदाज में बोली और फिर अशर के अल्फाज दोहरा दिए। वो तहम्मुल से सुनता रहा। इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, इतने साल बाद इस सब को, मगर असरा के तासुरात देख के गहरी सांस ली। ओके, मैं ऐसा ही करूँगा, डन। उसने हथियार डाल दिए। असरा की आंखें भीग गईं। वो मुस्कुरा दी। ठीक है, फिर मैं और ऐश तुम्हारे साथ हैं। वान फाते के कंधों से बोझ सा उतर गया। सारे मसले जैसे हल होते जा रहे थे। आज तालिया घर नहीं आई थी। वो ऑफिस आया तो वो उसे दरवाजे पे मिली। उसे देख के लम्हे भर के लिए तो वो चूक गया, फिर सर से पैर तक उसका जायजा लिया। वो सियाह स्कर्ट के ऊपर सफ़ेद मिनी कोट में मलबूस थी। बालों का बावरकार जोड़ा बनाए, गर्दन में मोतियों की लड़ी पहने, स्टोल सर पे जमाए और सामने मफलर की तरह बकल मारे, वो ऊंचे ओहदे पे फाइज मिले कारोबारी या सियासी औरतों की तरह लग रही थी। सीरियसली? उसने अब्रू उचका के पूछा तो वो मुस्कुरा दी और उसके पीछे ऑफिस में चली आई। वो अपनी कुर्सी पे बैठा तो तालिया ने मेज़ पे चेक उसके सामने रखा। फाते चेक उठा के मुस्कुराया। हाँ, मुझे असरा ने बताया है कि उसने अशर को फंडिंग के लिए राज़ी कर लिया है। वो जो बहुत जोश से कहने लगी थी। इस बात पे मुस्कुराहट फीकी हुई। गुमसुम सी होके फाते को देखने लगी। अशर ने अपने लिए अच्छा फैसला किया। इसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। ये चेक फाइनेंस में दे दो। वो बेनियाज और मुतमईन सा आदमी कंधे उचका के कह रहा था और तालिया का चेहरा बुझ सा गया था। खामोशी से चेक उठाया तो वो बोला, ये चेक कब भेजा उसने? कल शाम में सर। वो बेदिली से कह के मुड़ने लगी। तो तुम मुझे नहीं बताओगी कि उसे असरा ने नहीं तुमने कन्विंस किया था? तालिया बेयकीनी से वापस मुड़ी। वो मुस्कुरा के टेक लगाए उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। आपको कैसे पता? क्योंकि ये चेक 2 दिन पहले काटा गया है और तुम्हें ये शाम को मिला है, जबकि असरा और अशर रात में मिले थे और मैं इन दोनों को अच्छे से जानता हूँ। अशर असरा को कन्विंस कर सकता है, वो अशर को नहीं। और फिर तुमने कहा था कि तुम मेरा फंडिंग का मसला हल करोगी, तो मुझे तुम्हारी शक्ल देखते ही मालूम हो गया था कि तुम यहाँ मुझे अपनी डील याद करवाने आई हो। सो बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? वो कलम को उंगलियों में घुमाता कह रहा था और उसके लब खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढल गए। बोल दूँ सर? फाते ने इस बात में गर्दन हिलाई। मेक अ विश। वो अल्फाज निश्तर की तरह दिल में पेवस्त हुए। बहुत से आंसू भी गले में जमा हुए, मगर वो मुस्कुरा दी। वो वापस उसके सामने आ खड़ी हुई। मैं आज से आपकी बॉडी वुमेन के साथ साथ आपकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी और कैंपेन मैनेजर भी होंगी, यानी मेरी चीफ ऑफ स्टाफ। बिल्कुल सर, मैं आपके लिए काम करने वाले तमाम अमले की चीफ होंगी। मेरा ख्याल है मैंने ये पोजीशन अर्न की है।
गर्दन कड़ा के बोली तो वो मुस्कुराया। सूट पहने, बालों को जेल से दाएं तरफ जमाए, वो निखरा निखरा और ताज़ा दम लग रहा था। श्योर, अपना अपॉइंटमेंट लेटर बना लाओ, मैं दस्तखत कर दूंगा। वो राजी था, मुतमईन था, नर्म पड़ चुका था। और सर, अशर साहब एक पार्टी पे आपको ले जाना चाहते हैं जहाँ जहाँ सोफिया रहमान होगी, और मुझे वहाँ अशर और असर की तशवीह के लिए कुछ करना होगा। वो सर झटकते हुए फाइल्स की तरफ मुतवज्जो हुआ तो वो चूंकी। क्या करना होगा? इट्स ए फैमिली थिंग ताशा। शाइस्तगी से उसे उसके मकाम का एहसास दिलाया और फाइल खोल ली। वो ज़रा फीकी पड़ी। जाहिर है वो उसकी फैमिली का हिस्सा ना थी, बस चुपचाप मुड़ गई। करीबन 1 घंटे बाद वो पूरी तमकनत से उस्मान की कुर्सी पे बैठी अपने सामने रखी फाइल्स का मवाजना कर रही थी। ये स्टाफ का अमालनामा था जो इसने इन सारे दिनों में जमा किया था। ताकत तब मजबूत होती है जब उसका इजहार किया जाए। मुराद राजा के अल्फाज उसकी समातों में आज भी गूंजते थे। फिर वह कागज़ लेकर उठी और बाहर हॉल में आई। हॉल में कतारों की सूरत ऑफिस केबिन बने थे। कीबोर्ड्स के खड़कने की आवाज़ें, फ़ोन की घंटियों का शोर, हर तरफ लोग फाइलों और लैपटॉप्स में सर दिए बैठे थे। तालिया हॉल के सिरे पे खड़ी थी। उसने चेहरे पे गुस्सा तारिक कर रखा था और सीध में देख रही थी हॉल के आखिरी सिरे की तरफ जहाँ कैबिन ख़त्म होते थे। आखिरी कैबिन में एक लड़की सर झुकाए काम करती नजर आ रही थी। इस लड़की को निगाहों में रखे तालिया कदम कदम चलने लगी। फाइलें उठाए आगे पीछे जाते लोग हट हट के उसको रास्ता देने लगे। वो माथे पे बल डाले तेज तेज चलती उस लड़की के सर पे आ रुकी। कैबिन की दीवार छोटी थी। अंदर बैठी लड़की चौंक के उसे देखने लगी। मैं आपको नौकरी से फारिग करती हूँ। एक बॉक्स में अपना सामान डालें और रुखसत हो जाएं। और ये आपका टर्मिनेशन लेटर है। उसने एक लिफाफा लड़की की तरफ उछाला। वो लड़की हक्का बक्का सी उठ गई। इर्द गिर्द के लोग भी गर्दनें निकाल निकाल के देखने लगे। मगर चेतालिया, मेरा कसूर क्या है? आप छुट्टियां बहुत करती हैं। आपको 2 दफ़ा ज़ुबानी और 2 दफ़ा तहरीरी नोटिस जा चुका है, जबकि ऑफिस के कवानीन के मुताबिक 2 ज़ुबानी और 1 तहरीरी नोटिस के बाद टर्मिनेशन लाजिम हो जाती है। आपको उस्मान ने ज़्यादा मौके दिए हैं, मगर मैं उस्मान नहीं हूँ। बुलंद आवाज़ में वो तमकनत से कह रही थी। सब दुम सादे सुन रहे थे। मैं वान फाते की चीफ ऑफ स्टाफ तालिया बिनते मुराद हूँ। मेरे अल्फाज यहाँ हर्फ आखिर होंगे। मेरी वार्निंग हतमी होगी। जो काम नहीं करेगा वो यहाँ नहीं रहेगा, और जो फाते साहब के साथ मुखलिस होकर काम करेगा सिर्फ वही यहाँ रहेगा। आप फाइनेंस से अपने ड्यूज़ ले लें और शाम तक ये सीट खाली कर दें। मैं आपकी पूरे महीने की तनख्वाह इशू करवा रही हूँ। उस लड़की ने सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ फटी फटी नज़रों से तालिया को देखा। यू कांट फायर मी। उप्स, आई जस्ट डिड। वो संजीदगी से कह के पलट गई। कैबिन के दरमियानी रास्ते से गुजरती वो सीट में आगे बढ़ती गई और सब उसको खामोशी से जाते देखते रहे। ये चाल, ये उठी गर्दन, ये तहकुमिया लहजा, जो पैगाम वो देना चाहती थी वो सब तक बखूबी पहुंच चुका था। तालिया मुराद अब उनकी बॉस थी और उसकी बात ना मानने का अंजाम यहाँ से बेदखल हो जाना था। अशर थोड़ी देर के लिए अपने ऑफिस में आया था और जब उसने रमली से सारा वाक़या सुना, लबों पे तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई, मगर बोला कुछ नहीं। चुपचाप बाहर चला गया। नीचे इमारत के साथ खड़ी अपनी कार में बैठते हुए उसने उस्मान को कॉल मिलाई। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम वान फाते के किसी दुश्मन से जाके नहीं मिलोगे, लेकिन अब मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि तुम वान फाते की सबसे बड़ी दुश्मन के पास जाओगे। मीटिंग में अरेंज करवा दूंगा। तुमने बस सोफिया रहमान से वो कहना है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। वो अंदर बैठ गया तो रमली ने दरवाज़ा बंद कर दिया। चमकती स्याह कार के स्याह शीशे अंदर का मंजर ढांप गए और उनके ऊपर ऊंची इमारत और आसमान का अक्स नज़र आने लगा। केल पे वो रात स्याह गहरी होती चली गई तो बादल यकायक भूजल होके बरसने लगे। तालिया के घर पहुंचने तक बारिश तेज हो चुकी थी। वो पोर्च में कार रोक के बाहर निकली तो बरामदे के ज़ैनों पे एडम को बैठे देखा। वो हाथों पे चेहरा गिराए जाने कब से मुंतजिर सा बैठा था। उसे देख के वो मुस्कुरा दी और दरवाज़ा बंद करके उसकी तरफ आई। तुम मलाका से कब आए? जब सारा दिन उस आदमी की फोटेजेस देख देख के थक गया तो आ गया। वो खड़ा हो गया। तालिया चाबी से दरवाज़ा खोलने लगी। एडम साथ ही उसे अपने दोस्त से मिली मालूमात से आगाह किया जा रहा था। वो मुस्कुराहट दबाए सुनती गई। तुम खामखा इस बेचारे के पीछे पड़े हो। थोड़ी देर बाद वो लाउंज के सोफे पे बैठा था और तालिया किचन में खड़ी कॉफ़ी का पानी रख रही थी। उसकी बात पे वो जल सा गया। कम अज़ कम आप तो जालिम समाज जैसी बातें ना करें। मैं तो हमेशा से ही जालिम शहजादी मशहूर थी। शहजादी ने कंधे उचकाए। अब वो रमबुतान फल टोकरी में निकाल रही थी।
नौकरी कैसी जा रही है? कितनों के दाहिने हाथ कटवा दिए। आज पहली टर्मिनेशन की है, दिल को सुकून सा मिल गया। या अल्लाह, किस गरीब की नौकरी छीनी है आपने? वो ये डिज़र्व करती थी, और वैसे भी किसी ना किसी को तो फायर करना था। सबको पैगाम भी तो देना होता है कि नया बॉस आ चुका है। वो वहीं खड़ी सादगी से बताती फल प्लेट में सजा रही थी। आओ, सियासत बड़ी गंदी चीज़ है फिर तो, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा गंदी। उसने ट्रे में प्लेटें सजाई और उसे लिए सामने लाउंज में आई। ट्रे मेज़ पे रखी तो एडम ने फ़ौरन हाथ बढ़ाया, मगर तालिया ने प्लेट उठा ली और सोफे पे बैठते हुए उसे गोद में रख लिया। मैं सारे दिन की थकी हारी आई हूँ, ये मेरे हैं। फ्रिज में मज़ीद फल पड़े हैं, अपने लिए खुद लेकर आओ। वो अबरू उचका के एक अदा से कहने लगी। एडम ने भुएं भींच के खफगी से उसे देखा। कदर किया करे मेरी, मैं ना होता तो आज मलेशिया के स्कूल्स में आपके झूठे सच्चे कारनामों की किताब न पढ़ाई जाती। तालिया ने बस नाक से कूड़ा और फल खाती रही। फिर एडम संजीदा हुआ। आपने जल्दी में बताया ही नहीं, उस दिन के जिलकफली ने क्या कहा? तालिया ने बस यही बताया था कि वो आदमी जिलकफली दरअसल था और उसने उसे 3 सवाल दिए थे। तफसील नहीं बता सकी थी। वो दोनों इस रोज़ के बाद आज मिल रहे थे। वक्त के 3 सवाल हैं जिनका जवाब अगर वान फाते मालूम करके समझ जाएं तो उनकी याददाश्त वापस आ सकती है, मगर वो बहुत अजीब सवाल हैं। तो फिर हम स्कॉलर्स के पास जाएंगे, लाइब्रेरीज खंगालेंगे, कुछ भी करेंगे, मगर जवाब ढूंढेंगे। आप मुझे वो सवाल लिखवाएं। वो बहुत उम्मीद से कहता जल्दी से कलम कागज़ संभाल के बैठ गया। सामने सोफे पे पैर ऊपर करके बैठी तालिया ने तीनों सवाल दोहरा दिए। एडम ने उन्हें नहीं लिखा, बस टुकर टुकर तालिया को देखने लग गया। उसे एडम के साथ हमदर्दी हुई। कहा था ना बहुत अजीब सवाल हैं, कहाँ से ढूंढेंगे जवाब? सीरियसली चेतालिया, आप किताबें नहीं पढ़ती क्या? उसने कलम बंद करके परे डाल दिया तो वो एकदम सीधी हुई। आंखों में बेयकीनी उतरी। तुम्हें इनके जवाब आते हैं? किसको नहीं आते? ये तो टॉल्स्टॉय की कहानी से अखज़ शुदा हैं। तो मुझे बताओ ना, क्या जवाब है उनका? पहले उसने मुस्कुरा के फल से भरी प्लेट की तरफ इशारा किया। तालिया ने मुंह बना के प्लेट मेज़ पे रखी और उंगली से परे धकेली। अब बोलना शुरू करो एडम। एडम बिन मोहम्मद ने एक रंबुतान उठाया, मज़े से दांत गाड़े, थोड़ी देर चबाया और गोया हुआ। एक बादशाह ये 3 सवाल हर एक से पूछता था कि किसी काम का सबसे अहम वक्त कौन सा होता है, इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम काम कौन सा होता है, और इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम शख्स कौन होता है। वो फिर से फल खाने के लिए रुका तो वो बेचैनी से बोली, एडम लंबा किस्सा ना सुनाओ, बस जवाब बताओ। सबर शहजादी साहिबा, सबर, उसने मज़े से फल चबाते हुए कहा। प्लेट अब अपने घुटनों पे रख ली थी। आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। अगर आप किताबें पढ़ती होती तो ये दिन हमें न देखना पड़ता, मगर खैर। एक बादशाह ये सवाल सबसे पूछा करता था, मगर कोई उसे तसल्ली बख्श जवाब न दे पाता। फिर किसी ने उसे एक दरवेश का बताया जो इल्म व दानाई से माला माल था। बादशाह भेस बदल के उसके पास गया। वैसे उस ज़माने में बादशाह कितने मज़े से भेस बदल लेते थे। आजकल तो आगे एडम आगे, उसने दांत पीसे। अच्छा अच्छा, एडम ने लाशऊरी तौर पर दायां हाथ ज़रा पीछे कर लिया और किस्सा सुनाने लगा। बादशाह दरवेश के पास गया तो देखा वो अपनी झोंपड़ी के सामने घड़े खोद रहा था। 7 पौधे भी रखे हैं। बादशाह ने उससे वो सवाल पूछे तो वो चुप रहा। बादशाह भी उसके साथ काम करवाने लगा। दोनों ने पौधे लगा लिए तो झाड़ियों से करहाने की आवाज़ आई। देखा तो एक आदमी जख्मी हुआ पड़ा है। बादशाह फ़ौरन उसको उठा लाया और करीब छुपे अपने सिपाहियों को बुला लिया। वो फ़ौरन आए और ज़ख्मी की मरहम पट्टी की। उसने रुक के एक फांक मुंह में रखी और तालिया ने बहुत तहम्मुल से उसे खाते देखा। ज़ख्मी ने बताया कि उसके भाई को बादशाह ने फांसी दिलवाई थी और वो बादशाह को बेस बदल के जाते देख के उसे कत्ल करने की नीयत से आया था, मगर रास्ते में सिपाहियों ने उस पर हमला कर दिया और अब बादशाह की रहम दिली देख के वो सख्त शर्मसार है। बादशाह को उस पर तरस आ गया और उसे न सिर्फ माफ़ कर दिया बल्कि शाही तबीब के साथ रवाना कर दिया। फिर दरवेश से सवालों के जवाब पूछे तो दरवेश बोला कि वो तो आपको पहले ही मिल चुके हैं। बादशाह बहुत हैरान हुआ और बोला कि मैं नहीं समझा। तब दरवेश ने बताया कि अगर तुम मेरी कमज़ोरी पे तरस खा के मेरी मदद करने न रुक जाते तो वो आदमी जो तुम्हारी घात में बैठा था तुम्हें घायल कर देता और तुम मेरे साथ न ठहरने पे पछताते। इस वक्त तुम्हारा सबसे अहम काम मेरी मदद करना था। उस काम का सबसे अहम वक्त उसी वक्त था और मैं तुम्हारे लिए सबसे अहम शख्स था। फिर जब वो ज़ख्मी आया तो उसके ज़ख्म साफ़ करना उसी वक्त ज़रूरी था और वो तुम्हारे लिए सबसे अहम काम और सबसे अहम शख्स बन गया। इसलिए ए बादशाह, याद रखो कि कोई भी काम करने का सबसे अहम वक्त अब होता है नाउ, अभी इसी वक्त, क्योंकि हमारे पास अपने हाल में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। मुस्तकबिल का कोई भरोसा नहीं।
इसी तरह सबसे अहम शख्स वो होता है जो उस वक्त तुम्हारे साथ है, चाहे वो जो भी हो। ज़िंदगी के इस हालिया फ़ेज़ में जो हमारे साथ है वही सबसे अहम है। माजी में बिछड़े लोगों का गम और मुस्तकबिल में मिलने वाले लोगों की तमन्ना गैर अहम है। और सबसे अहम काम इस मौजूदा अहम शख्स के साथ भलाई करना है, क्योंकि इंसान को दुनिया में इसीलिए भेजा गया है कि जो उसके साथ है उससे वो भलाई करे। वो यकटुक सुन रही थी और एडम बोले जा रहा था। वो बिल्कुल चुप थी। तो चैतालिया, बस इतनी सी बात है कि वक्त के इन 3 सवालों का जवाब हाल में पोशीदा है। इंसान को हर काम कल पे टालने के बजाय बर वक्त शुरू करना चाहिए, और असल वक्त अब होता है। मुस्तकबिल के ख्याली पुलाव बनाना गलत है। ख्वाबों के लिए आज से मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। और अहम शख्स वो है जो ज़िंदगी के हालिया फ़ेज़ में हमारे साथ है। कोई कुलीग या घर वाले या हॉस्टल के साथी या मियाँ बीवी। उस शख्स को हर एक से ज़्यादा अहम रखना है हमने, और उसके साथ भलाई करना और उसका ख्याल करना, उससे वफ़ा निभाना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। जिस दिन वान फाते ये समझ जाएंगे, वक्त उनको उनकी यादें लौटा देगा। मगर वो बिल्कुल खोई खोई सी दूर खला में देख रही थी। मैं जब एयरपोर्ट पे थी 7 साल पहले, तो मैंने एक सवाल का जवाब पा लिया था। वो खोए खोए से अंदाज में बोली, मुझे मेरे मुंह बोले दादा की खिदमत के बावजूद उनकी जायदाद से फूटी कोड़ी भी नहीं मिली थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। वो मेरा सुनहरा मुस्तकबिल था। मुझे अपने असली माँ बाप के मिलने की भी उम्मीद थी जो मेरा माजी थे। मगर जब मेरी शादी हुई एडम, तो मैंने एयरपोर्ट पे आके मलेशिया में कदम रखते हुए एक बात तय कर ली थी कि मैं माजी और मुस्तकबिल के गम और खौफ बुला के सिर्फ उस शख्स को अहम जानूंगी जो उस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मेरा शोहर समी। मगर बाद में समी ने जो आपके साथ किया, उसके बाद आपने सिर्फ मुस्तकबिल का सोचना किया। लंबी प्लानिंग, दौलत कमाना, हर शे मुस्तकबिल के लिए थी। हाल पे गौर नहीं किया है ना? तालिया ने इस बात में सर हिला दिया, फिर चूक के उसे देखा। मगर हम कैसे वान फाते को इन 3 सवालों के जवाब समझाएं एडम? वो बेचैन हुई। ये उनकी अपनी जिद्दोजहद है चैतालिया, हम चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते। लेट इट हैपन नेचुरली। उसकी बात ने फिजा में उदासियां घोल दी थी। रंबुतान की प्लेट अब दोनों के दरमियान मेज़ पे धरी थी और वो उसके दोनों अतराफ में चुपचाप बैठे अपनी अपनी सोचों में गुम थे। रात गहरी होती जा रही थी। केल के आसमान पे कदीम मलाका के बरक्स चंद एक तारे ही टिमटिमाते दिखाई देते थे। दुनिया वालों के लिए इन तारों की रोशनी और रहनुमाई काफ़ी न थी, इसलिए उन्होंने अपने बरकी कुमकुमे बना के इमारतों पे और सड़कों के किनारे अफशा की तरह छिड़क दिए थे। ऐसी ही एक खाली सड़क थी जो शहर के हिफाजती जोन में वाक़ थी। स्ट्रीट पोल्स इस खूबसूरत और खुली सड़क को रोशन किए हुए थे। वहाँ कतार में 3 लंबी लंबी कार्स खड़ी थी जिनके सियाह शीशे सड़क का अक्स दिखाई दे रहे थे। ऐसे में एक कार का दरवाज़ा खुला और बाहर खड़ा उस्मान खंखारता हुआ अंदर बैठा। स्लाइडिंग डोर बंद कर दिया गया और कार के अंदर की मध्यम बत्ती रोशन हो गई। अंदर सिटिंग रूम की तरह आमने सामने नशिस्तें लगी थीं। उस्मान के मुकाबिल नशिस्त पे सोफिया रहमान बैठी थी, नीला स्कार्फ लपेटे, स्कर्ट के ऊपर नीला कोट पहने जिसके ऊपर नन्ही फ्लैग पिन लगी थी। वो टांग पे टांग जमाए गहरी नज़रों से उस्मान को देख रही थी। वो छोटी चमकती आंखों और गोरी रंगत वाली खूबसूरत औरत थी और उसके अंदाज में एक अजली तमकिनत और एक बेहिस्सा सरतपन था जो उसको किसी मलिका जैसा बना देता था। सोफिया के साथ सूट में मलबूस एक आदमी बैठा था जो गालिबन उसका चीफ ऑफ स्टाफ था। मुलाकात के लिए शुक्रिया इज्जत माप। उस्मान ने सीने पे हाथ रख के सर को झुकाया। जो भी कहना है 5 मिनट से ज़्यादा मत लेना। मेरी राय विसल ब्लोअर्स के बारे में वैसे भी बहुत ख़राब है। उस्मान ने नज़रें उठा के उसे देखा और गहरी सांस ली। मैं यहाँ वान फाते के ख़िलाफ़ जहर उगलने नहीं आया। मैं उनका वफ़ादार मुलाजिम रहा हूँ और किसी भी कीमत पे मैं उनसे गद्दारी नहीं करूँगा। वाह! सोफिया ने नज़ाकत से स्कार्फ के किनारे पे उंगली फेरते हुए उसे देखा। तो फिर तुमने मुझसे मिलने पे इसरार क्यों किया? क्योंकि मैं अपने मुल्क को बचाना चाहता हूँ। किससे? उसने अबरू पीछे। उस्मान ने कोट की जेब से एक फ़ाइल निकाली और उसके सामने की। सोफिया ने एक गहरी नज़र उस पर डालते हुए फ़ाइल घुटनों पे रखी और खोली। सामने तालिया की तस्वीर जगमगा रही थी। ये तो तुम्हारे एक्स बॉस की नई चीफ ऑफ स्टाफ है ना? इज़्ज़त माप वज़ीर आज़म साहिबा, ये लड़की फ्रॉड है। इस फाइल में इसके शोहर का पता भी लिखा है जो इस वक्त जेल में है। ये चंद साल पहले जब केएल आई थी तो एक गरीब लड़की थी, अब इसने दौलत बना ली है और ये वान फाते के करीब हो गई है। यूसी मैं तो अपने बॉस को इससे बचाना चाहता हूँ। आप वज़ीर आज़म हैं, आपको चाहिए कि इस लड़की के माजी को कंगाल लें और अगर ये किसी भी जुर्म में मुलव्विस है तो इसको गिरफ्तार करवाएं।
आपको वान फातिह के ख़िलाफ़ एक जीत मिलेगी और मुझे मेरी जॉब वापस मिल जाएगी और वक्ती तौर पे फातिह साहब को धक्का लगेगा, मगर वो एक बड़े ख़तरे से महफूज हो जाएंगे। सोफिया रहमान ने फ़ाइल बंद करके बेपरवाही से अपने चीफ ऑफ स्टाफ को थमा दी। मुझे दिलचस्पी नहीं है, तुम जा सकते हो। उस्मान को अशर ने इस जवाब के लिए तैयार रहने का कहा था। वो सलाम कहता खामोशी से नीचे उतर आया। दरवाज़ा बंद होते ही सोफिया ने गर्दन मोड़ के अपने चीफ ऑफ स्टाफ को देखा और सोचते हुए बोली, इतनी तेज़ी से तरक्की करने वाली खूबसूरत लड़कियां या क्रिमिनल होती हैं या कॉल गर्ल्स। अगर वान फातिह की चीफ ऑफ स्टाफ इन दोनों में से एक निकले तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल होगा, है ना? इसका मुलाजिम मुस्कुराया और सर को खम दिया। ये स्कैंडल इसको तबाह कर देगा। जो शख्स अपने ऑफिस में ईमानदार इंसान को नहीं तैनात कर सका, वो मुल्क कैसे चलाएगा? गुड, तुम ये फ़ाइल कल सुबह केएल के सबसे ईमानदार प्रोसिक्यूटर को दे आओ। कल से हम जुक के फ़ाइल पे नाम देखा तालिया मुराद को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेंगे। हुकूमती ज़राए, एजेंसी, सबको इस्तेमाल करो। मुझे बताओ कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है और इसका मकसद क्या है? यस मैम। फुरकान, सोफिया थोड़ी तले उंगली रखे शीशे से बाहर देखते हुए सोचते हुए बोली, इस लड़की पे नज़र भी रखो। मुझे ये भी मालूम करके बताओ कि इसके और वान फातिह के दरमियान कुछ और तो नहीं चल रहा है? श्योर मैम। वो तामील के लिए तैयार था। सोफिया मुस्कुराती हुई बाहर मौजूद खाली सड़क को देखने लगी। इसकी आंख की चमक बढ़ गई थी। एडम रंबुतान की पूरी प्लेट ख़त्म करके चला गया तो वो गमगीन सी वहीं सोफे पे लेट गई। सारे दिन की थकावट के बावजूद नींद आंखों से कोसों दूर थी। कुछ देर गुजरी तो चाबी से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, फिर भारी कदमों की चाप सुनाई दी। तालिया, तुम यकीन नहीं करोगे, मुझे तुम्हारे फातिह साहब का कौन सा राज मालूम हुआ है। दातिन ने अंदर आते ही खौफ और जोश से भरे अंदाज में इसे पुकारा। वो सोफे पे दाएं करवट लेटी रही, गाल कुशन पे रखे। वो यहाँ से दातिन को आते देख सकती थी। आरियाना वाला राज, बस सादगी से पुकारा। दातिन अस्पात में सर हिलाती तेज तेज चलती उसके सर पे आ खड़ी हुई। यार तालिया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी बड़ी बात दुनिया से छुपाएगा, मगर मुझसे नहीं छुपाई थी, मुझे सब बता दिया था उन्होंने। वो लेटे लेटे उदासी से बोली, खैर अगर तुमने मालूम कर लिया है तो सोफिया रहमान भी कर सकती है। हमें कोई काउंटर स्ट्रेटजी बनानी होगी। महज नज़रें उठा के दातिन को देखते वो सोचते हुए कह रही थी, वैसे तुमने कैसे मालूम किया? वो कहते हैं कि जब उन्होंने इसे दफन किया था तो वहाँ कोई नहीं था। उसके सिराने खड़ी दातिन बेयकीनी से उसे देखने लगी। दफन? किसको? फिर इसकी आंखें हैरत से फट पड़ी। आरियाना मर चुकी है, वो तो सिर्फ खोई थी। तालिया करंट खा के उठ बैठी। सुनहरी बाल कंधों पे बिखर गए। तुम यही मालूम करके आई थी ना दातिन? तुम यही बताने लगी थी ना मुझे? उसे एहसास हो रहा था कि कुछ गलत है। नहीं तो मुझे तो तुमसे पता चल रहा है कि वो मर चुकी है। या अल्लाह, इसे वान फातिह ने खुद दफन किया है? दातिन ने कानों को छुआ। तालिया टुकर टुकर उसका चेहरा देखने लगी। तो फिर तुम मुझे क्या बताने आई थी? आरियाना का तो एक यही राज है, मुझे फातिह ने खुद बताया था। दातिन ने अफसोस से इसे देखा और मेज़ के किनारे बैठी, फिर पर्स नीचे रखा और तालिया के हाथ थाम लिए। इसके स्याह हाथों में तालिया के सफ़ेद हाथ ठंडे पड़ रहे थे। तालिया मेरी बच्ची, क्या तुम वाकई वान फातिह को जानती हो? हाँ, मैं उनको अच्छे से जानती हूँ। सुनहरे बालों के हाले में उसका चेहरा जर्द पड़ रहा था। सांस रोके वो दातिन को देख रही थी। वो आरियाना के मुताल्लिक सबसे अहम बात मुझे बता चुके हैं, पीछे कुछ बाकी नहीं रहता। दातिन ने इसकी आंखों में जागते इसके हाथ दबाए। तुम्हारे नज़दीक वान फातिह की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है जिसको कोई नहीं जुठला सकता? तालिया की आंखों के किनारे भीगे। ये कि उनको अपनी बेटी आरियाना से ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। और अगर मैं कहूँ कि ये एक झूठ है तो? तालिया ने तड़प के अपने हाथ खींचे। गलत, बिल्कुल गलत। उनको आरियाना से ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। हाँ तालिया, ये सच है, उसको आरियाना से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी, अपनी बेटी आरियाना से नहीं। तालिया मुराद अपनी जगह मुंजमद हो गई। बर्फ़ के मुजस्समे की तरह साख्त और जामिद आरियाना फातिह की बेटी नहीं थी। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? जी तो कहानी को लिसनर्स, आज की एपिसोड आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि बेहद पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।